Hello beautiful people, this is your Mohammed Irshan and welcome back to another video of Nasik Karshan. So guys, I hope you guys are doing absolutely fine. So guys, last vlog जो तुम लोगों ने देखा वो था 5 good points about our Royal Enfield Himalayan और आज के vlog में हम बात करने वाले हैं 5 bad points about our Royal Enfield Himalayan. So चलो शुरू करते हैं और बात करते हैं 5 bad points about our Royal Enfield Himalayan. सो गाइस सबसे पहले बैड पॉइंट की हम अगर बात करने जाए तो वो है स्टॉक हैंडल बार। अब स्टॉक हैंडल बार जो रॉयल एनफील्ड हिमालयन के साथ आया था उसकी सिटिंग पोजीशन कुछ ऐसी थी जिस वजह से आप अगर 50 किलोमीटर्स भी राइड करते थे तो आपके बैक में और नेक में पेन चालू होता था, जिस वजह से मुझे ऐसा पर्सनली होता था कि यार बस अब बहुत चला लिया, थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, बाद में देखते हैं क्या करना है। तो हमने वो हैंडल बार चेंज करा के आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का टूरिंग हैंडल बार इंस्टॉल किया है। सैडलिंग में भी बहुत दिक्कत आती थी। सैडलिंग में इंसान का राइडिंग पोजीशन स्ट्रेट होने की जगह पे थोड़ा बेंड होता था, तो सैडलिंग में भी बहुत दिक्कत आती थी। तो रॉयल एनफील्ड ने अपने स्टॉक हैंडल बार पर कुछ काम करना चाहिए। तो ये था फर्स्ट बैड पॉइंट अबाउट आ रॉयल एनफील्ड हिमालयन। सो गाइस सेकंड बैड पॉइंट की अगर मैं बात करने जाऊँ तो सेकंड बैड पॉइंट में मैं बात करना चाहूँगा इंजन नॉकिंग के इशू की। अब मैंने जब बाइक लिया था उसके बाद तकरीबन मेरी फर्स्ट सर्विसिंग तक मेरे बाइक का इंजन कभी नॉकिंग नहीं किया, लेकिन सर्विसिंग करने के बाद मैं अगर 100 किलोमीटर्स अपनी बाइक चलाता हूँ तो इंजन नॉकिंग करता है, मतलब करता है। मैंने बहुत रिसर्च किया इस बारे में लेकिन मुझे पता नहीं चला ये सर्विसिंग वालों से इशू है या इंजन का इशू है। बिकॉज मोस्टली ऐसा होता था सर्विसिंग करके आने के बाद ये 100 किलोमीटर्स ठीक ठाक चलती है, लेकिन उसके बाद इंजन नॉकिंग करना शुरू हो जाता है। तो ये था एक बैड पॉइंट। मैं बोलना चाहूँगा रॉयल एनफील्ड को, अगर ये इंजन का प्रॉब्लम है तो भी इसे सॉर्ट आउट करे, या फिर अगर ये सर्विसिंग करने वालों का प्रॉब्लम है तो भी उनसे बात करें कि एक्चुअल में होता क्यों है। बिकॉज सर्विसिंग के बाद ये आवाज़ ख़त्म हो जाएंगी आपकी इंजन नॉकिंग की, लेकिन सर्विसिंग करने के 100 किलोमीटर्स राइड के बाद ये आवाज़ फिर से नॉकिंग की शुरू हो जाएगी, जिस वजह से आपको ये नहीं समझ में आता है कि मेरे एग्जॉस्ट का आवाज़ आ रहा है या मेरे इंजन का आवाज़ आ रहा है। सो गाइस रॉयल एनफील्ड ने पावरफुल इंजन तो दिया है हमको, लेकिन ये जो नॉकिंग का इशू है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि सर्विसिंग के 100 किलोमीटर के बाद ही क्यों आता है। सर्विसिंग करने के बाद नहीं आता है, लेकिन सर्विसिंग के 100 किलोमीटर के परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आता है, बाकी बाकी कोई चीज़ों में कुछ इशू नहीं है, बस नॉकिंग का इशू है। अब वो आप मुझे पता नहीं, अगर आप लोगों को पता होगा किस वजह से आता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि किस वजह से नॉकिंग की आवाज़ आती है। तो ये था सेकंड बैड पॉइंट अबाउट आर रॉयल एनफील्ड हिमालयन। सो गाइज अगर मैं थर्ड बैड पॉइंट की अगर बात करने जाऊँ तो थर्ड बैड पॉइंट में मैं ऐड करना चाहूँगा इसका मीटर कंसोल। अब मैं दो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ इस मीटर कंसोल के साथ। पहला प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसके अंदर 10 लीटर्स फ्यूल भी अगर भरवाता हूँ तो भी इसका इंडिकेशन रिजर्व भी होता है। मैंने लास्ट टाइम सर्विसिंग करने गया था तो मैंने शोरूम वालों को ये बात बताई, सर्विस सेंटर को ये बात बताई थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे कुछ प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया नहीं। बस ये बोला सर प्रॉब्लम नहीं है कुछ, सो आप एक बार रिफ्यूल करके देख लो, जबकि ऑलरेडी मेरे टैंक में 8 लीटर पेट्रोल था। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली और उसके बाद भी मैंने बहुत सी बार अपनी टैंक फुल किया हो तो भी वो रिज़र्व भी बताता है मुझे फ्यूल इंडिकेशन, जिस वजह से होगा ऐसा कि अगर मैं कहीं लॉन्ग राइड पे हूँ और अगर मुझे प्रॉपर फ्यूल का इंडिकेशन नहीं मिल रहा है तो भाई फंसने वाले काम है। हाँ, फंसने वाले काम है। सो ये पहला प्रॉब्लम था जो मैं अपने मीटर के साथ फेस कर रहा हूँ। अब अगर मैं सेकंड पॉइंट की अगर बात करने जाऊँ तो वो है गियर शिफ्ट इंडिकेशन। अब बोलते हैं ना तकरीबन एक साल यूज़ करने के बाद मुझे एक आदत सी हो गई कि मैं क्लच पकड़ने के बाद गियर का इंडिकेशन दिखता था कि बाइक कौन से गियर में है। अब वो गियर का इंडिकेशन मुझे नहीं बता रहा है, जिस वजह से मुझे एक प्रॉपर आइडिया नहीं होता है कि भाई बाइक कौन से गियर में है, फर्स्ट गियर में है, सेकंड गियर में, थर्ड गियर में। अब आपको अगर आप कोई चीज़ को अगर यूज़ टू हो जाओ अब और उसके बाद अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो दिक्कत आती है। मैंने शोरूम में बताई थी ये बात तो उन्होंने बोला सर हो चुका है, 2-3 दिन अच्छा काम करा गियर शिफ्ट इंडिकेटर, फिर से वही प्रॉब्लम चालू हो गई। तो ये था बैड पॉइंट अपने रॉयल एनफील्ड हिमालयन के मीटर को लेकर। फोर्थ बैड पॉइंट की अगर बात करने जाओ तो बहुत एक कॉमन सा फोर्थ बैड पॉइंट है, वो है दोनों स्पोक व्हील्स। अब होता ऐसा है गाइज, अगर आप राइड कर रहे हो और अचानक में पंचर हो जाए तो चलो पंचर की अगर शॉप मिल भी जाए तो मैंने जो फेस किया हूँ मैं तुम लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ। क्या बहुत सी बार ऐसा हुआ क्या मैं पंचर की शॉप पे गया, मतलब भाई पंचर हो गई, पंचर बनाओ। सर इस गाड़ी का काम यहाँ पर नहीं होगा। मैंने पूछा क्यों नहीं होगा भाई, तो बोले सर हम रिस्क नहीं ले सकते हैं इस गाड़ी को लेकर। मैं बोला भाई ठीक है, मेरे रिस्क के ऊपर ओपन कर ले, कुछ होता है तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ। तो पंचर वाले ने तो बोल दिया हाँ भाई ठीक है चलो मैं खोल लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, लेकिन वो नेल जो टायर के अंदर गया था उसने पूरा ट्यूब फाड़ दिया था, जिस वजह से ये जो टायर की साइज़ है 120/90/17,
ये साइज़ में मोस्टली अभी ट्यूबलेस टायर अवेलेबल हो चुके हैं, जिस वजह से आपको ये साइज़ का ट्यूब मिलना बहुत ही मुश्किल वाला काम है, बहुत ही। मैं हूँ नासिक से, मैं पूरा नासिक घूम चुका हूँ इस टायर के ट्यूब को लेकर, लेकिन मुझे कहीं पर भी इस साइज़ का ट्यूब अवेलेबल नहीं मिला। अब ऑप्शन मेरे पास लास्ट यही था कि अमेज़ॉन पे से ऑर्डर करूँ, लेकिन आप बोलते हैं ना अमेज़ॉन ओनली एसेंशियल सर्विसेज डिलीवर कर रहा है, तो अभी ट्यूब भी पॉसिबल नहीं। अभी भी फ़िलहाल में गाड़ी पंचर ही है, पंचर गाड़ी खड़े रख के मैं व्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन उस पंचर बार बार होने का रीज़न ये है कि इसमें एक साइज़ छोटा ट्यूब है, जिस वजह से आराम से कोई भी चीज़ टायर के अंदर घुस जा रही है। सो ये एक बैड पॉइंट था रॉयल एनफील्ड हिमालयन के बारे में कि इसमें आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं और एलॉय व्हील्स भी नहीं मिलते हैं, तो ये था एक बैड पॉइंट अपनी रॉयल एनफील्ड हिमालयन के बारे में। गाइस, अगर मैं फिफ्थ और लास्ट बैड पॉइंट की अगर बात करने जाऊँ तो कंपनी को मैं ये बोलना चाहूँगा कि रॉयल एनफील्ड एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे मोनोशॉक में प्रॉब्लम है, मतलब है। अब ऑलरेडी मैं एक मोनोशॉक चेंज करके आ चुका हूँ बाइक का, अब मुझे लगता है मुझे सेकंड भी चेंज करवाना पड़ेगा, बिकॉज मोनोशॉक में प्रॉब्लम ये है कि बाइक की हाइट इतनी होती है जब बाइक साइड स्टैंड पे होती है, अगर साइड स्टैंड हटा के बाइक खड़े कर लो तो इतनी हो जाती है, और अगर साथ में अगर आप बैठ जाओ उसके ऊपर तो और इतनी हो जाती है। ये प्रॉब्लम के बारे में मैंने एक व्लॉग भी बनाया हूँ, क्योंकि फर्स्ट इशू विद रॉयल एनफील्ड हिमालयन, मैं तुम लोग को आई बटन में कहीं पर लिंक दे दूँगा, यहाँ पे तुम उसके जाके देख सकते हो। और अगर होता ऐसा है कि मैं अगर सैडल बैग भी अगर लोड करूँ बैक पे और साथ में पिलियन को भी बिठाऊँ, तो मडगार्ड और टायर के बीच में तकरीबन इतना ही डिस्टेंस होता है, जिस वजह से मुझे ये डर होता है कि भाई कहीं स्पीड ब्रेकर या खड्डे पे टच तो ना हो जाए। तो ये एक मोनोशॉक का प्रॉब्लम है, मतलब है रॉयल एनफील्ड में। बहुत से लोगों ने ग्रुप में इस बारे में डिस्कशन किया है, फेसबुक पे ग्रुप में इस बारे में बात हुई है, तो ये एक प्रॉब्लम है, मतलब है। सो दैट्स इट गाइज, दिस वर द 5 बैड पॉइंट्स अबाउट आवर रॉयल एनफील्ड हिमालयन। अगर तुम लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलना, साथ ही मुझे कमेंट करके बताओ तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी रॉयल एनफील्ड हिमालयन में 5 बैड पॉइंट्स क्या है, और अगर आप ओनर नहीं हो तो भी आपको क्या लगता है कि 5 बैड पॉइंट्स क्या है इस बाइक में। सो अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, आप अगर मेरा ब्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि मैं जैसी कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। सो टिल देन गाइस, दुआ में याद रखना।